So let's start our topic, that is the energy and respiration, and I'm going to share my screen with you people. Can you see my screen? आपको मेरी okay, fine. ठीक है. So let's talk about these chapters now. Need of energy in life. So मैं इसको थोड़ा सा एक और मूड में लेके आऊँ स्लाइड शो में, and from the beginning. Right. So need of energy in life. पहली बात, all living organism require a continuous supply of energy to stay alive. इसमें तो कोई शक नहीं है. यानी इस यूनिवर्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो प्लांट है, वो एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें जिंदगी है, जिसमें डीएनए है, उसको अपनी जिंदगी सस्टेन करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए विदाउट एनी इंटरप्शन. अगर आपने एनर्जी को इंटरप्ट किया तो आगे लाइफ इंटरप्ट हो जाएगी. They cannot survive. It's true and a universal statement. अच्छा, अब एक बहुत बड़ा फैक्ट जो आपके सामने आ रहा है. आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि एनर्जी की बहुत सारी किस्में होती हैं, केमिकल, पोटेंशियल, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कई फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़े हैं. लेकिन बायोलॉजी में हम लोग जो एनर्जी से हमारा ताल्लुक है वो सिर्फ दो तरह की एनर्जी है जिसका लाइफ से बहुत गहरा ताल्लुक है. एक को कहते हैं लाइट एनर्जी और एक को कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. ये तो बड़े मेजर सोर्सेस हैं एनर्जी की जो कि हमें यानी जिंदा चीज़ों के लिए चाहिए होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी होती हैं. टू इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. अब लाइट एनर्जी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये वो लाइट एनर्जी है जिसकी वजह से जो सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमने इस एनर्जी के थ्रू फिक्स करना होता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू किया जाता है. लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जो कि प्लांट्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं. हम डायरेक्ट लाइट एनर्जी को, अगर हमारे ऊपर लाइट पड़ती है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में नहीं हो सकता. लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे जब लाइट एनर्जी पड़ती है तो वो उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल एनर्जी में. अच्छा, उसके बाद केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. बेटा याद रहे कि आपके बॉडी में जितनी भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अब इन सब के अंदर बॉन्ड्स हैं. उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी है, क्योंकि ये सारे केमिकल है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, इसलिए इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है उसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. और ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आई कहाँ से, लंबी स्टोरी है, इसको स्टेप बाय स्टेप मैं भी आपको समझा रहा हूँ. लाइट एनर्जी क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक कार्बन को, यानी द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिड्यूस कराता है. रिड्यूस का मतलब कौन सा रिड्यूस? रिडॉक्स वाला रिड्यूस जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है. रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो कहते हैं ये रिड्यूस हो गया. तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, यानी आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं, तो शुगर बनती है CH2O. अब ये हाइड्रोजन हम कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं. वाटर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है. खुद वो ऑक्सीडाइज होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर लेता है और उसके बाद शुगर बनती है. ये शुगर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में है, ये जाके स्टार्च में, ग्लाइकोजन में, डिफरेंट सोर्स ऑफ फॉर्म में मौजूद होते हैं. अब इनडायरेक्टली वो लाइट एनर्जी जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करवाया, उसने इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा दिया, तो वो लाइट एनर्जी पैक हो गई इन मॉलिक्यूल के अंदर. इसको हम कहते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो लाइट एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल. अब जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में तो लाइट एनर्जी नहीं होती, हमारे अंदर सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मैक्रो मॉलिक्यूल हमने प्लांट से लिए हैं. हम प्लांट्स खाते हैं या कोई और एनिमल्स के गोश्त वगैरह खाते हैं, तो हम इनडायरेक्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो वो प्लांट से लेते हैं या वो दूसरे एनिमल सोर्सेज से लेते हैं, क्योंकि खुद डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स के ऊपर. सो फोटोसिंथेसिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. तो इन दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है. अगर लाइट एनर्जी ना होती तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं मिलती. इसलिए हम कहते हैं कि ये एनर्जी इसके ऊपर डिपेंडेंट है. मैक्रो मॉलिक्यूल, न सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी को लॉक करना, बल्कि इटसेल्फ
मैक्रो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना, इसके लिए चाहिए लाइट एनर्जी, और ये दोनों चीजें बहुत जरूरी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। यहाँ अगला पॉइंट समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। अगर आप लोग में से कोई मुझे जवाब देना चाहें, मैं बाज़ वक़्त कोई क्वेश्चन करता हूँ तो आप प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करें, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है, बाकी बच्चे भी सुनेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि फॉर एग्जांपल आपके बॉडी के अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, तो डू यू थिंक कि ये पोटेंशियल एनर्जी आपके लिए काफ़ी है, आप इससे काम चला सकते हैं? आप किस चीज़ से ऑपरेट होते हो, कौन सी एनर्जी से ऑपरेट होते हो? आप जो वर्क डन करते हो, चलते फिरते हो, खा पीते हो, बोलते रहते हो, मूवमेंट करते हो, आपके अंदर नर्व कम्युनिकेशन होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन बनते हैं, सारे आपके अंदर जितने भी काम है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, वो एनर्जी कहाँ से आती है? क्या वो इस केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर है, ये खुराक है, इससे आती है? जी बेटा। आप लोग कोई भी एक स्टूडेंट्स मुझे अगर जवाब दिया करेंगे तो जरा अच्छा होगा, आसानी हो जाती। तलहा है? अच्छा, चलिए आप लोग सुन रहे हैं तो ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो एनर्जी मिलती है वो इससे नहीं मिलती। ये जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, ये भी हमारे लिए किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये केमिकल पोटेंशियल का मतलब होता है वो एनर्जी जो स्टोर होती है। तो हमें स्टोरेज एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है। इंस्टेंट एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दोनों में थोड़ा सा फर्क वाजे कर दूं। आप अगर थोड़ा प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशल एरिया है, जो कि आपका समझो कायदा है आज आपका, अलिफ बे पे है, इस चैप्टर का अलिफ बे पे है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे बहुत परेशानी होगी। आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स आपको स्कूल के लिए 100 रुपये देते हैं या 200 या 500 जितने भी हैं, ताकि आप स्कूल में खर्च करें, कैंटीन में कुछ खा पीना हो उसके लिए देते हैं। अब आप स्कूल जाते हैं और आप 100 रुपये लेके जाते हैं, लेकिन आप डेली कैंटीन में जाके 70 रुपये खाते हैं, 70 रुपीज खाते हैं और 30 रुपये बचाते हैं, तो एक महीने बाद आपकी जेब में 900 रुपये होंगे। 30 × 30 तो ये जो 900 रुपये है, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो स्टोर हो रही है, इसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। और ये जो 100 रुपीज थी वो 100 एनर्जी है, जो 100 रुपये का नोट है वो टोटल एनर्जी है। उस टोटल एनर्जी में से आपने 900 एनर्जी बचा के रखी है, स्टोरेज एनर्जी है जिसको आप खर्च नहीं कर रहे हैं। देखिए वो जो 70 रुपये आप रोजाना खा रहे हैं वो इंस्टेंट एनर्जी है, जो कि आपको घर से सुबह मिलते हैं, लेकिन जब आप शाम को वापस आते हैं तो वो पैसे नहीं होते, खर्च होते हैं। इसी तरह आपके बॉडी में जो मॉलिक्यूल मौजूद है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, स्टोरेज एनर्जी, तो ये स्टोरेज एनर्जी है। जब आपको एनर्जी की अर्जेंट जरूरत हो, अर्जेंट जरूरत उस वक्त होती है जब आपको कोई काम करना हो, वर्क डन हो। वर्क डन बायोलॉजी की जबान में किसे कहते हैं? हर एक काम वर्क डन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी वर्क डन है, नर्वस कम्युनिकेशन भी वर्क डन है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन भी वर्क डन है। तो आप जब आपको वर्क डन करना हो तो आपको अर्जेंट एनर्जी चाहिए। वो अर्जेंट एनर्जी, ये जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, ये नहीं है। ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे? जो मैक्रो मॉलिक्यूल होगा वो टूटेगा, जब वो टूटेगा उसमें से ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो जाएगी। रिलीज होते ही वो काम में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि वो एक और मॉलिक्यूल बना देगा, एक और केमिकल बना देगा। उस केमिकल का नाम है एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के अंदर, अब देखो जाहिर बात है, मैं इसकी मिसाल यूं दे रहा हूँ कि अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल है, टूट गया, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज हो गई, वो एनर्जी किस में लॉक हो गई? एक और मॉलिक्यूल में, एटीपी। तो एटीपी क्या है? वो भी तो केमिकल है, तो दोनों एनर्जी केमिकल होनी चाहिए। ग्लूकोज वाली एनर्जी भी केमिकल, एटीपी वाली एनर्जी भी केमिकल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो ग्लूकोज के अंदर एनर्जी है वो केमिकल जरूर है, लेकिन वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, स्टोरेज एनर्जी है। और जो एटीपी के अंदर एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी जरूर है, लेकिन वो इंस्टेंट एनर्जी है, क्योंकि एटीपी स्टोर नहीं हो सकता। एटीपी बनने का मतलब है कि अभी इसको तोड़ना है, तो एटीपी बनती ही फौरन टूट जाता है, और जब वो टूटेगा तो वही एनर्जी जो अभी इसके अंदर आई थी वो रिलीज होगी, एंड दैट एनर्जी इज द ओनली अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एक्सेप्टेबल फॉर आवर बॉडी फंक्शनिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि हमें असल में एटीपीज बनाने हैं। सेल्स है हमारे बॉडी के, सेल्स हैं। आप अगर सेल को चार्ज करते हो, आपके घर में आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ एक एडाप्टर लगाया, कनेक्ट किया, उस एडाप्टर के अंदर बैटरी पड़ी है, बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो वो बैटरी के बजाय आप उस पूरे एडाप्टर को उस डिवाइस के अंदर क्यों नहीं लगाते? मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल की बैटरी आपने चार्ज करानी है, तो मोबाइल की बैटरी चार्ज कहाँ से लेगी? ऑफ कोर्स आपके घर में जो सर्किट है उससे लेंगे, लेकिन आप अपने घर का जो सर्किट है वो मोबाइल में तो नहीं डाल सकते ना। इसी तरह जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो काम में इस्तेमाल नहीं सकते, वो तो ओवरऑल सोर्स है आपका एनर्जी का, उसमें से छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हम निकालेंगे और वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज आएंगे। जब वो मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता टूटेंगे तो उनमें से एटीपीज निकलते जाएंगे। वो एटीपीज आपके बैटरीज है, वो फौरन दोबारा टूटते हैं और उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी आपकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए प्रोवाइड की जा रही होती है। तो बेटा फर्क हुआ दो चीजों में, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड सिर्फ केमिकल इंस्टेंट एनर्जी, एटीपी एंड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। आखिर में एक बात बताऊं, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यानी अगर किसी मैक्रो मॉलिक्यूल को आप तोड़ दें तो उसमें से अगर एब्रप्टली सारी एनर्जी निकलेगी तो वो बेकार हो जाएगी, सारी हीट लॉस में ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी जब तक एनर्जी एटीपी से ना आए उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए पहला स्टेप क्या होगा, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एटीपी में, फिर एटीपी से एनर्जी हमें डायरेक्ट मिलेगी बॉडी फंक्शन के लिए। तो मैं 15 से 20 सेकंड का गैप ले रहा हूँ, आप में से कोई जहन में कोई सवाल हो प्लीज पूछिएगा। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर, ये पूरा ये केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी कन्वर्ट या थोड़ी सी रहेगी? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आयुषा आपने, और मैं इसका जवाब यूं दूंगा कि आपको पता है कि एनर्जी की जो एफिशिएंसी है वो कभी भी 100% नहीं होती। आपने पढ़ी होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लेके जाते हैं तो उसमें अच्छी खासी एनर्जी ज़ाया भी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मैक्रो मॉलिक्यूल टूटे तो उसमें से जो एनर्जी एटीपी में जाएगी वो सारी की सारी चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स बहुत सारी एनर्जी ज़ाया होगी, कन्वर्ट कम होगी, ज़ाया ज़्यादा होगी। मैं आपको बताता चलूँ कितनी हमारी जो बॉडी की एफिशिएंसी है बेटा, वो है 38%। यानी अगर आप 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी है तो 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी में 62% ज़ाया होगी, हीट लॉस में जाएगी, और सिर्फ 38% जो है वो एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्योंकि आप एनर्जी को इतनी आसानी से ग्रैब नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हाँ, अच्छा वो मैं आपको बताऊं कि वो जो एनर्जी ज़ाया होती है हीट लॉस में, उसको भी ज़ाया नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में इस्तेमाल होती है। जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त गर्म रहता है, 98 पॉइंट समथिंग या 96 पॉइंट समथिंग जो हमारा टेम्परेचर है फॉरनाइट में, ये हर वक्त क्यों होता है, चाहे सर्दी में हो चाहे गर्मी में हो? इसलिए कि अंदर आपके अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल टूटते रहते हैं, उनमें से एटीपीज बनने के साथ साथ अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? नो? सर आपने कहा कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगी, ये चीज जरा दोबारा रिपीट कर देगा। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है, लेकिन उसको हम केमिकल इंस्टेंट एनर्जी कहेंगे। एक होती है केमिकल पोटेंशियल, यानी मैंने कहा ना कि अगर आपके बैंक में 10,000 रुपए पड़े हैं और आपकी जेब में 100 रुपए पड़े हैं, तो है तो दोनों रुपए है, दोनों एनर्जी, लेकिन बैंक वाले आप निकाल नहीं सकते, वो सिर्फ स्टोर है, स्टोरेज है, वो आड़े वक्त के लिए अपने रखे हुए हैं। लेकिन जो पैसे आपके पॉकेट में पड़े हैं वो वक्त के तौर पे खर्च करने के लिए अभी, तो वो इंस्टेंट एनर्जी है, दोनों करेंसी है, दोनों पैसे, ठीक है, वो इंस्टेंट एनर्जी है। बात समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, तो कैरी ऑन करें, अभी आगे कंटिन्यू करें। जी ठीक है, तो photosynthesis is a biochemical process that convert light energy into chemical potential energy। और ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आएगी? मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्म में आएगी। मैक्रो मॉलिक्यूल किस तरह से बनती है? फोटोसिंथेसिस से बनती है, क्योंकि शुगर वगैरह जो हमारे पास स्टार्च वगैरह है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही इसका मेन सोर्स है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब हुआ बेटा, all living organisms are therefore directly or indirectly dependent on photosynthesis।
तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो वो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है या फिर वो इनडायरेक्टली। यानी अगर आप प्लांट्स की बात करें तो वो तो डायरेक्टली जो है वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो वो इनडायरेक्ट फोटोसिंथेसिस में है, क्योंकि पहले प्लांट्स फूड लेगा और फिर प्लांट से एनिमल्स लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट। The chemical potential energy is locked in the macromolecule. अब वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले समझाई। The chemical potential energy is locked in the macromolecules like carbohydrates, lipids and proteins. तो बेटा मैक्रोमोलिक्यूल किस वजह से बने? कंडेंसेशन से बने। कंडेंसेशन से पहले क्या बना था? शुगर बना था। शुगर किसके थ्रू बना था? फोटोसिंथेसिस के थ्रू बना था। फोटोसिंथेसिस से शुगर बनी, शुगर कन्वर्ट हो गया कंडेंसेशन से मैक्रोमोलिक्यूल में, मैक्रोमोलिक्यूल में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी लॉक हो गई है। ओके, देन सर प्लीज लेक्चर रिकॉर्ड कर। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, इंशाल्लाह। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डोंट वरी। देन फातिमा आप लिख रही है रिस्पायरेशन, इसका क्या मतलब था? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब माइक से कहिएगा तो आसानी होगी। राइट, सो द केमिकल पोटेंशियल ये तो हो गई। Now, the synthesis of all these macromolecules requires some important raw material like carbon, hydrogen, and oxygen, as I told you initially. However, the most important skeleton of these macromolecules is the carbon. तो आप जानते हैं कि इन मैक्रोमोलिक्यूल को बनाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल तो चाहिए। दुनिया में कोई भी चीज़ बनानी हो पहले उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। इस वक्त हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो कार्बन है। सिर्फ कार्बन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करें, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं? वाटर से आते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि कार्बन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटन ऑफ लाइफ। क्लियर होगी भाई? अच्छा, नेक्स्ट। It is photosynthesis which reduces the unusable carbon. Unusable carbon in inorganic carbon in carbon dioxide into useful organic compounds like sugar, as I told you. The synthesis of sugar is itself anabolic process. Anabolic का मतलब endothermic, जिसमें एनर्जी खर्च होती हो। Anabolic process that is require energy which is supplied by sunlight. अब अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी शुगर में, उसके लिए आपको डेफिनेटली एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आप जरा मुझे बता सकते हैं कि जो एनर्जी हमें चाहिए वो कौन सी एनर्जी है जो हमें चाहिए शुगर में कन्वर्ट करने के लिए? कौन बताएगा? शाबाश। ये चैट मेरे पास आ नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप माइक से बोलेंगे तो ज्यादा आसानी होती। आ गया माइक। यूशा कह रही है कि लाइट। देखो ये गलती हो गई बेटा। अब इसी में कंफ्यूजन में आपको इसलिए कह रहा था कि यहाँ पे आपसे गलती होगी, और वो गलती इसलिए हुई कि मैंने आपसे कहा था कि प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें शक तो नहीं है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय एटीपी की। तो ये एटीपी हमें चाहिए होगी। ये एटीपी आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है बेटा? मुझे लगा शायद स्क्रीन मेरा आउट हो गया। यस सर, नहीं नजर आ रहा। नहीं यार, अब आ रहा है? नो सर, अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। अब आ रही होगी। इससे अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि देखिए थोड़ा सा अच्छा ये मीटिंग मेरी खत्म हो जाएगी 4 मिनट 40 सेकंड में। आप लोगों की कोई और क्लास है इसके फौरन बाद? नहीं सर, हमारी तो नहीं है। अच्छा, अगर कोई क्लास नहीं है तो मैं 15 से 20 मिनट और लूंगा, मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा। प्लीज आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सो ओके सर। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। प्लांट क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने का मतलब ये नहीं हुआ कि प्लांट को एनर्जी मिली, वो तो लाइट है।
क्लोरोफिल वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल के अंदर उस लाइट एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, एटीपी बनता है। याद रहिए इस बात को, लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल के अंदर फोटो एक्साइटेशन होती है। फोटो एक्साइटेशन का मतलब है केमिकल रिएक्शन होता है। उस केमिकल रिएक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी एटीपी बना लेती है। ये एटीपी क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला के ग्लूकोज बना देता है। इसका मतलब है ये जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, इसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से मिलाएं। ये डायरेक्ट सनलाइट से नहीं मिलता, वरना तो फिर प्लांट की क्या जरूरत थी। फिर तो ऊपर से लाइट आती और आप नीचे बीकर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला लो, वो तो कार्बोनिक एसिड बनता है। वहां क्यों नहीं बनता शुगर, क्योंकि शुगर को बनाने के लिए हमें एटीपी चाहिए होती है और वो एटीपी हमें, यानी प्लांट लाइट एनर्जी यूज करके पहले एटीपी बनाता है, फिर उस एटीपी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के शुगर बनाता है। ये बात समझ में आ गई मेरी? यस सर। ठीक है। सो अब आते हैं टॉपिक के। जी सर वो सवाल ये था कि आपने बोला कि जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से एटीपी बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और कुछ यही था? जी सर। ठीक है, राइट। सो मैं थोड़ा सा स्लाइड को चलाऊं इसका। अच्छा, द सिंथेसिस ऑफ शुगर इज इटसेल्फ एनाबॉलिक प्रोसेस, दैट इज इट रिक्वायर एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एटीपी से मिलेगी। याद रहिएगा, ये लाइट से नहीं मिलती डायरेक्ट, विच इज सप्लाइड बाय सनलाइट। अब देखो ये सेंटेंस में लिखा है विच इज सप्लाइड बाय सनलाइट, ये मैं आगे डिटेल बताऊंगा, ये इनडायरेक्ट बता रहे हैं। सप्लाइड, यानी अगर लाइट ना होती तो फोटो एक्साइटेशन नहीं होती, यानी क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन नहीं होता। क्लोरोफिल के अंदर रिएक्शन नहीं होता तो एटीपी नहीं बनती, एटीपी नहीं बनती तो शुगर नहीं बनता। ठीक है। अच्छा, देन organism who can use inorganic carbon and fix into organic compounds as a source of chemical potential energy are called autotrophs। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो फोटो एक्साइटेशन करके एटीपी बना के अपनी खुराक खुद बनाएं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। while those who only use organic compound, organic carbon, यानी organic carbon से मुराद है शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह, as a source of energy and do not have the ability to convert inorganic carbon into organic compounds are called heterotrophs। तो हम लोग सब heterotrophs हैं क्योंकि हमारे अंदर ये खासियत नहीं है कि हम इनऑर्गेनिक कार्बन को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को किसी चीज के साथ मिला के खुद अपने लिए खुराक बनाएं, बल्कि हम रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड ही खाते हैं जो कि प्लांट से मिले या हमें किसी और सोर्स से मिले। होपफुली यू गॉट द आइडिया, राइट? So photosynthesis not only enable the organism to get useful energy in the form of ATP, but also the chemical potential energy in the form of complex organic molecule। बेटा यहाँ, अच्छा मेरा अभी ये जूम बंद हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आप काइंडली जल्दी आ जाइएगा, मुझे आपके 15 से 20 मिनट और कंज्यूम करने होंगे, ज्यादा नहीं। तो ये बंद होने जा रहा है, तो बल्कि मैं खुद ही इसको बंद कर लेता हूँ, ये कम से कम 10 सेकंड रह गए या खुद ही बंद हो जाएगा। ये बंद हो ही गया।